हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से। अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड with the same speed to avoid an opponent. The force that acts on the player while turning is। हमें फोर्स निकालना है। ओके और जैसे कि आप ऑप्शन से देख सकते हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें नहीं चाहिए, उसकी डायरेक्शन चाहिए। ओके, कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर हमें गिवन क्या है? एक फुटबॉल प्लेयर इस तरह से मूव कर रहा था, किस डायरेक्शन में? साउथ। ओके, मान लेते हैं इसका मास कितना है? m, और इसकी स्पीड कितनी है? v। ओके, सडनली ये टर्न लेता है किस साइड? ईस्टवर्ड डायरेक्शन। ओके, इस डायरेक्शन में भी इसका मास कितना रहता है? सेम, और स्पीड भी सेम रहेगी। ओके, अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हमें क्या निकालना है? फोर्स। ओके, स्पेशली उसकी डायरेक्शन। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ते हैं ये फॉर्मूला, है ना, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। यहां पर डीपी क्या है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या है? फुटबॉल प्लेयर। ओके, तो पहले ये निकाल लेते हैं कि यहाँ पर जो मोमेंटम में चेंज हुआ वो कितना है। ओके, डीपी कैसे निकाल सकते हैं? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, साथ में वेक्टर फॉर्म में है तो विद डायरेक्शन करेंगे। ओके, मोमेंटम होता क्या है? मास इनटू स्पीड। ओके, और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो ये किसकी वजह से आ रहा है वेक्टर फॉर्म? वेलोसिटी की वजह से, है ना। स्पीड हम बोलेंगे जब हम किसकी बात करेंगे? मैग्नीट्यूड की। और वेलोसिटी कब बोलेंगे? जब हम किसकी बात करेंगे? विद डायरेक्शन। ओके, तो इस फॉर्मूले को यहां पर यूज कर लेते हैं। इनिशियली कितना था उसका मोमेंटम? मास m था, स्पीड v थी, और डायरेक्शन साउथ। साउथ डायरेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस जे कैप। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप। ओके, पी फाइनल, मास कितना है? m है, स्पीड कितनी है? v है, और डायरेक्शन ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? आई कैप। तो ये हो जाएगा आई कैप। इन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, फ्रॉम 1 पी फाइनल कितना है हमारे पास? एम वी आई कैप, और ये कितना है? एम वी माइनस जे कैप।
माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। mv को कॉमन ले सकते हैं। तो ये है चेंज इन मोमेंटम। ओके, इसे इसका क्या करेंगे, यहां पर रख देते हैं। सो फ्रॉम 1 क्या आएगा, ओके। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर देखते हैं आगे क्या करें। हमें बताना है यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कैसे कर सकते हैं, देखो सिंपल सा वे है। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लस जे है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ को। ओके, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, सिर्फ आई होता तो ईस्ट आ जाती, सिर्फ जे होता तो नॉर्थ आ जाती, माइनस जे होता तो साउथ। दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है आई प्लस जे, तो क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेम चैप्टर से। Calculate the maximum acceleration of a moving car so that a body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of the static friction between the body and the floor is 0.15. स्टैटिक फ्रिक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0.15 से। दिया क्या है यहां पर, ये ग्राउंड है, ये कार है, और इसके ऊपर हमारे पास एक बॉडी है, ये। ओके, अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पर कार मूव कर रही है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, कार के मूव करने का मतलब क्या है, इसके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो इस पर वर्क कर रहा है ना, या इसको मूव होने में हेल्प कर रहा है। ओके, फोर्स है, यहाँ पर एक्सीलरेशन भी होगा, किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। ओके, हमें ये एक्सीलरेशन निकालना है और इस एक्सीलरेशन की भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ओके, अब इसको सोल्व करने के लिए इन्होंने एक कंडीशन दी है। जब ये कार मूव कर रही है ए एक्सीलरेशन के साथ में, ये बॉडी फिक्स है। ओके, देखो यहां पर एक चीज आपको क्या समझनी है, जब ये कार मूव करेगी तो इसके ऊपर बॉडी है, जैसे हम कार के अंदर कोई बॉक्स रख देते हैं, ये वैसे है। ओके, ये इनसाइड की बात हो रही है, कार के अंदर जो फ्लोर होगा उसका, ये उस पर रखी है।
ओके, जब कार मूव होगी तो ये फोर्स जो कार पर अप्लाई हो रहा है, यही फोर्स बॉडी पर भी अप्लाई होगा। ये ट्राई करेगा कि ये बॉडी भी मूव करे। ओके, लेकिन हो क्या रहा है, बॉडी स्टेशनरी है, मतलब वो मूव नहीं कर रही है। मूव नहीं कर रही है, सीधा सा मतलब क्या है, यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफएस से, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, जो ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने देता। ओके, देखो जब कार मूव करेगी इस फोर्स के कारण, तो वो ना एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाएंगे, तो वो भी उसके रिप्लाई में एक फोर्स लगाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पर कार पर एक फोर्स लग रहा है, तो ये इसका रिप्लाई देने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, और वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा यहाँ पर, फ्रिक्शन फोर्स। ये फोर्स, ये जो व्हील्स हैं कार के और जो ये ग्राउंड है, उनके बीच में वर्क करेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर इनकी बात नहीं हुई है। बात किसकी हो रही है, कार के अंदर फ्लोर पर एक बॉक्स रखा हुआ है, एक बॉडी रखी हुई है। ओके, और उस पर फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये फोर्स सिर्फ ये जो व्हील्स है और ग्राउंड है, इनके बीच ही वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर भी वर्क करेगा, और हमेशा किसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा, एक्सटर्नल फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि ये फिक्स है, तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास बॉक्स है। ओके, इस डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स वर्क कर रहा है, और इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। ओके, क्यों वर्क करेगा, देखो ये अपने आप आएगा, हम इसको नहीं ला सकते, ये नेचुरली यहाँ पर आता है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, क्या और कोई फोर्स भी वर्क कर रहा होगा, हाँ, वेट, जिसे हम क्या लिखते हैं, mg। यहाँ पर हम assumption ले सकते हैं कि मास कितना है बॉडी का, m। साथ में क्योंकि ये कार के फ्लोर पर है, ये बॉडी कार के फ्लोर पर इतना वेट अप्लाई करेगी एज अ रिप्लाई या एज अ रिएक्शन, यहाँ पर कार का फ्लोर भी बॉडी पर एक फोर्स लगाएगा, जो कौन सा फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स। ओके, अब यहाँ पर ये जो नॉर्मल है हमेशा ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली ये जो मास है, ये जो बॉडी है, उसका जो वेट है, वो भी कैसे डाउनवर्ड वर्क करता है। अब क्योंकि ये एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये जे कैप डायरेक्शन है और ये माइनस जे कैप डायरेक्शन, ये सेम लाइन में आ जाएंगे, है ना, एक जे कैप डायरेक्शन में वर्क कर रहा है एग्जैक्टली, और एक माइनस जे कैप डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। सो जब हम बात करते हैं कि जो बॉडी है वो स्टेशनरी है, तो यहाँ पर एक तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1। और कौन बैलेंस करेगा, देखो ये किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, माइनस आई कैप डायरेक्शन में, ये आई कैप डायरेक्शन में, ये भी एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, F external equals to Fs। ओके,
तो ये आ जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन। ओके, यहाँ पर आपको क्या देखना है, कार मूव कर रही है, ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा। किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के आने से यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एक कॉन्टेक्ट सरफेस पर वर्क करता है। ओके, तो वैसे तो कार इसके ऑपोजिट एक फोर्स लगा रही है, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट है वो कहाँ पर बन रहा है, बॉडी और कार के फ्लोर के बीच में, तो इसलिए ये फोर्स यहाँ पर लगेगा। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एफ एस। अब यहाँ पर जब भी मैक्सिमम एक्सीलरेशन की बात होती है, हमारे पास इक्वेशन होती है एफ एस की म्यू एस एन, ठीक है। जब बात किसकी होगी, मैक्सिमम एक्सीलरेशन की, हम इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ एक्सटर्नल को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए मैक्स। एम ए लिखते हैं, हमें ए मैक्सिमम चाहिए तो हम इसको क्या कर लेंगे, ए मैक्स। ओके, अब देखो ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, जब भी आपके पास स्टेशनरी फोर्स होगा, सॉरी स्टेशनरी कंडीशन होगी, वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और उसमें हमेशा ये इक्वेशन अप्लाई होती है। अगर वो बात कर रहे हैं मैक्सिमम एक्सीलरेशन की, तो बिना कुछ एक्स्ट्रा सोचे आप यहाँ पर ये यूज करोगे। ओके, अब इसको एक बार समझ भी लेते हैं ये कैसे हुआ। देखो, हमारे पास जो फोर्स है वो मैक्सिमम है, एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन कैसा ले रहे हैं हम, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम, अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये क्या करता है, बॉडी को मूव नहीं करने देता। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी को मूव कराने के लिए है उसको मैक्सिमम लेवल तक अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। अब यहाँ पर ये देखो, इसको कैसे समझ सकते हो, फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिट तक अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है। कहां तक, जनरली ये इस प्रोडक्ट से कम रहता है। द मोमेंट ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये अपनी लिमिट पर आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू एस एन से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। मान लो म्यू एस एन का जो प्रोडक्ट है यहाँ पर कितना है, 5 न्यूटन, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना भी हो सकता है, 1 2 2.5 3 4, लेकिन वो 5 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये इस इक्वेशन का मतलब है। अब हम यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो मैक्सिमम है, तो हम इसको भी मैक्सिमम लेंगे। मैक्सिमम कब होगा, जब इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको इक्वेट किया है। ओके, ये दोनों वैल्यूज किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, और वहां से अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए पहले, दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रखेंगे, कितना आएगा, एम ए मैक्स इक्वल्स टू म्यू एस एन। अब यहाँ पर हमने अभी इक्वेशन 1 लिखी थी, एन इक्वल्स टू एम जी, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, एन को किससे रिप्लेस कर देंगे, एम जी से। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, ए मैक्स इक्वल्स टू म्यू एस जी। म्यू एस की वैल्यू कितनी दी है हमें, 0.15, और जी की वैल्यू देखो वैसे तो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट अगर आपको गिवन है 10 तो आप ये ले सकते हो, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, तो जब वो आपको दे तभी आप ये इसको यूज करो। ओके,
कितना आ जाएगा आंसर? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 से। The potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeter is Q। X से रिप्रेजेंट करते हैं जब हम किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड करेंगे या फिर कंप्रेस करेंगे। ओके, तो जो भी चेंज होएगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X से। कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसे x1 लिख लेते हैं और u1 कितनी है? u मतलब पोटेंशियल एनर्जी। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, x2 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल, तो u2 हमें फाइंड करनी है। कैसे कर सकते हैं? इनके बीच में फॉर्म जो रिलेशन है वो क्या है? u equals to half k x square। ओके, अब यहाँ पर u1 के लिए लिख लेते हैं पहले। कितना आ जाएगा? हाफ के x1 स्क्वायर। u2 के लिए हाफ के x2 स्क्वायर। देखो यहाँ पर k क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, जब तक आप स्प्रिंग चेंज नहीं करोगे ये सेम रहेगा। ओके, इस क्वेश्चन में इन्होंने दो सिचुएशन दी है, एक बार उन्होंने कुछ ज्यादा स्ट्रेच किया, एक बार थोड़ा कम, तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज होगी, लेकिन क्योंकि स्प्रिंग सेम है तो के सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पर हमने इसको चेंज नहीं किया। वैल्यूज पुट करें, कितना आ जाएगा? हाफ के 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करें? दोनों को डिवाइड कर देते हैं। u1 by u2 k by 2 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय k by 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 1 by 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, u1 की वैल्यू कितनी दी है? u, और u2 हमें फाइंड करना है। क्या करते हैं? क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 16u। सॉरी, डायमेंशन नहीं लिखेंगे अब क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा। ओके, तो सिर्फ 4 आएगा, 4 स्क्वायर। ओके, तो आंसर कितना आया है? 16u। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल is along the tangent to its position along the radius away from the center। देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और बात करें अगर इसके फॉर्मूला की तो ये होता है डी ओमेगा बाय dt। एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। dt की तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो जो अल्फा की डायरेक्शन है वो किससे आएगी? ओमेगा से। ओके, ये वैसा ही है जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में अप्लाई किया था dp बाय dt। यहाँ पर भी इसकी जो डायरेक्शन है वो किससे आएगी? कौन डिसाइड करेगा? मोमेंटम। यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा? ओमेगा। ओके, अब ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? देखो, अगर कोई एक्सिस, सपोज ये हमारे पास एक एक्सिस है,
मान लेते हैं z डायरेक्शन, और इसके अराउंड इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा ओमेगा की डायरेक्शन। ओके, हम इसके लिए अपने राइट हैंड को यूज कर सकते हैं। अपने थंब को रखना है अलोंग दी एक्सिस जिसके अराउंड जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेशन कर रहा है। फिंगर्स को कर्ल करेंगे और फिंगर्स हमें बताएंगी जो ओमेगा है उसकी डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर इन ऑप्शंस में अगर देखें तो सेकंड ऑप्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ओके, ये एक्सिस है, ऑब्जेक्ट जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा होगा उसी के अलोंग हमारे पास क्या आ जाएगी, ओमेगा की डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration ऑफ अ सॉलिड स्फीयर of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of same mass and radius about its axis is। हमारे पास यहाँ पर दो स्फीयर हैं, एक सॉलिड है और एक होलो है। दोनों का मास सेम है m और रेडियस r है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ जायरेशन, इसे रिप्रेजेंट करते हैं k से, और हमें इसका बेसिकली रेशो निकालना है। तो के एस सॉलिड के लिए और के एच होलो स्फीयर के लिए, इसका हमें क्या निकालना है, रेशो। कैसे निकालें, देखो जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है, अंडर रूट आई बाय एम। ओके, अब इसको दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। पहले सॉलिड के लिए देख लेते हैं। आई होता है 2/5 m r स्क्वायर। ओके, तो यहां से I बाय m कितना आ जाएगा, 2/5 r स्क्वायर। होलो के लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ये होता है 2/3 m r स्क्वायर, और ये आ जाएगा I बाय m इक्वल्स टू 2/3 r स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे। तो सॉलिड के लिए क्या आ जाएगा, 2/5 r स्क्वायर r, सॉलिड के लिए हो गया। होलो के लिए देख लेते हैं कितना आएगा, 2/3 r, r स्क्वायर इसके अंदर ही आएगा लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, r बाहर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करें, रेशो निकाल देते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए इतना, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, तो जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेशो को हम कैसे लिख सकते हैं।
ओके, ये है हमारे पास आंसर। देखो यहाँ पर ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया है, स्क्वायर रूट यहाँ पर आएगा ही और कोई भी ऑप्शन में हमें स्क्वायर रूट नहीं दिया है। करेक्ट ऑप्शन ये है। ओके, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।